नमस्कार, शास्त्रार्थ की इस वार्ता पर आपका फिर से स्वागत है। आज जो चीज हम स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल। इसे कहते हैं भारत की प्रस्तावना। इंडिया की फेमस ज्यूरिस्ट नानी पालखीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। बहुत से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ने अलग अलग डिफिनीशन दी है, लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रियम्बल है क्या। और देखिए, मैं आज कल पूरी रात मैटर बनाया हूँ, तब आपके सामने ला रहा हूँ। और बुक दिखाओ यार इनको। ये पूरी लॉ की बुक है जिनसे हम मैटर निकालते हैं और आप तक लाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि आपने आज का लेक्चर देखा तो फिर आपको प्रियम्बल के बारे में ज्यादा जानने की, ज्यादा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस लेक्चर इज मच मोर सफिशिएंट फॉर यू फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड नेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। So what preamble says? Preamble क्या है? ठीक है, क्या कहता है? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens what it secures: justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and integrity of the India. In this Constituent Assembly, this 26th November 1949, we hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स की बुक में आप देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, पहले पेज पे प्रियम्बल ही होता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट आज जाके आप पढ़िएगा। और जो स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से बाहर हो चुके हैं उनका भी दायित्व होता है कि एटलीस्ट प्रस्तावना को वो जाने। आज हम इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि प्रस्तावना से जुड़े विवाद क्या क्या है। जैसे प्रस्तावना से जुड़े प्रमुख विवाद में पहला विवाद जो आता है वो बेरुवारी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती केस 1973 और एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आता है प्रियम्बल की कुछ बातें। तो प्रियम्बल क्या शो करता है हमको कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कौन है पावर पे? हम, जनता ही पावर पे है। आप यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे कि प्रियम्बल क्या क्या शो करता है। सोर्स ऑफ पावर, कौन है पावर पे? वी। नेचर ऑफ स्टेट, भारत राज्य कैसा है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। फिर तो भारत राज्य कैसा है? पहला है सेकुलर। जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेट, कोई भी स्टेट हो, 3 टाइप के होते हैं: थियोक्रेटिक, एथीस्ट और सेकुलर। तो थियोक्रेटिक स्टेट वो होता है जिनका कोई एक फिक्स रिलीजन को वो मान्यता प्रदान करते हैं कि वही रिलीजन उस स्टेट का रिलीजन। इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, इंडिया सेकुलर है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ, इंडिया सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है। अगली चीज क्या देता है कि डेट, कौन सी डेट को हम कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट करते हैं। वो डेट है 26 नवंबर 1949। लेकिन एसएससी एग्जाम्स या कोई और एग्जाम्स पे आप देखेंगे तो डेट हिंदी में भी कई बार पूछ ली जाती है, तो वो डेट भी ध्यान रखिए। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। फिर कोर वैल्यूज भी शो करता है कि हम किन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं: जस्टिस को, लिबर्टी को, फ्रेटर्निटी को, इक्वालिटी को, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से आई है, और जो सोशलिस्ट वैल्यूज हैं ये रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से आई है। कट कर लो। हाँ, तो प्रियम्बल के जो कीवर्ड्स हैं ये भी ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका नॉलेज इस लेवल पे होना चाहिए। पहली बात है सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब है? हिंदी में बोले तो सोवरेन मतलब होता है संप्रभुता। मतलब इंडिया इज फ्री टू एक्ट इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि हाँ यार, हम तो सोवरेन हैं लेकिन हम यूएन में भी तो पार्टिसिपेट करते हैं। यूएन, यूनाइटेड नेशंस में का भी मेंबर है इंडिया, G20 का भी है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यूएन मेंबर है लेकिन वो जब चाहे वहां से अलग हो सकता है। ठीक है, अलग हो सकता है और जैसा चाहे वैसा वहां पे बिहेव कर सकता है। मतलब
फ्री है, मतलब इंटरनल मामलों में, खुद के मामलों में फ्री है। दूसरा जो नेचर है वो है इंडिया का सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म टू टाइप के होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक करना। सोशलिज्म जैसा बताया कि दो टाइप का होता है, कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिस्ट। तो इंडिया जो सपोर्ट करता है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है। सोशलिज्म का बेसिक मतलब ये होता है कि जो वेल्थ एंड रिसोर्स हैं उस पे कंप्लीट पब्लिक का अधिकार होगा। तो इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो सस्टेन नहीं करते। बट इंडिया जिस समय आजाद हुआ उस समय सिचुएशन कुछ और थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि हम कैपिटलिस्ट को भी सपोर्ट करेंगे और सोशलिज्म को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको ये पता हुआ कि 1991-1992 में इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक एलपीजी रिफॉर्म लाए। इसके भी बहुत से विरोध हुए कि एलपीजी, ध्यान रखना ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत से पत्रकारों ने ये कहा कि इंडिया की सोशलिस्ट वैल्यूज डाउन हो रही हैं, बट उस टाइम की डिमांड थी। आज भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो सोशलिज्म पे भी आज के लेक्चर्स में, मतलब आज के भी आर्टिकल्स में कभी आ सकता है कि सोशलिज्म के कंसेप्ट डाउन हो रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेक्युलर। ये वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल पे नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा किया गया, उससे ये शब्द जुड़ता है, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। बात ऐसी है कि ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट नेचर पर थे, एक्सप्लिसिट पे नहीं थे। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर नहीं थे, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि अब इनको बाहर निकाल के रख दिया गया। सोशलिस्ट जितने भी वैल्यू हैं आप डीपीएसपीस पे देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डीपीएसपीस पे जितनी भी वैल्यू हैं, जैसे वो 39A हो, इक्वल वर्क इक्वल पे हो, ये सब सोशलिस्ट व्यूज हैं। और सेक्युलर आप आगे जब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, तो उसमें सेक्युलर व्यू आएंगे। बट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये तीन चीजें रखी थी, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे के लेक्चर में हम इस सीरीज में देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम प्रियम्बल समझ रहे हैं तो फोकस इस पे करते हैं। आगे है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी, इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी की फेमस डेफिनेशन अब्राहम लिंकन की है, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और हम भी कहते हैं कि जनता जनार्दन, जनता जनार्दन। तो डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहले समझते हैं इसका मतलब। डेमोस लैटिन वर्ड से बना है, डेमोस। डेमोस मतलब होता है पब्लिक, क्रेसिया मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पब्लिक ऑन द पावर। तो डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में है, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो इंडिया में है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। हम सिर्फ वोट देते हैं, फिर हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे कि एमपीज या एमएलएस को चुनते हैं, और फिर वो लेजिस्लेचर का काम करते हैं, और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, और वो फैसले लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज के कुछ टूल्स हैं, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव और है रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। पर अपन इस पे फोकस नहीं करेंगे कि इनके मतलब क्या है। आगे के लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या है इनका मतलब। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक स्टेट होने बस से काम नहीं चलेगा किससे? रिपब्लिक भी होने से, जो कि रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी। आज जानो कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी होने के बाद भी तो कोई हेरिडेटरी किंग हो सकता है, जैसे कि इंग्लैंड में क्वीन और किंग होते हैं, जिनको मोनार्क कहते हैं। लेकिन इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट होता है, वो भी इलेक्टेड होते हैं। तो
रिपब्लिक का सबसे बेसिक फंडा होता है कि जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। फ्री फेयर के साथ साथ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट, टाइमली भी होने चाहिए। भाई मैंने आज की डेट पे 2023 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लिए, अब आने वाले 100 साल में मैंने इलेक्शन ही नहीं कराए तो बेसिक स्ट्रक्चर तो बिगड़ गया ना। तो पूरी डिफिनेशन क्या है, फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। फेयर में ध्यान रखना कि कभी भी वोट हो आपके यहाँ और एक भी वोट यदि खराब हुआ, मतलब गलत ढंग से डाला गया, तो वो पूरा उस एरिया का पूरा चुनाव रद्द माना जाता है और ऐसे वोट को कहते हैं स्क्रैप वोट करना। अब हम देखेंगे कि प्रियम्बल से जुड़ी कंट्रोवर्सीज क्या है। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन बेरोबारी यूनियन केस में पूछा गया। और किसने पूछा? महामहिम राष्ट्रपति ने 143(1) का यूज किया और सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल को लग गया बुरा, ठीक है, कि तुम मेरे नहीं हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि तुम मेरे नहीं। लेकिन फिर प्रियम्बल के लिए कोई खड़ा होता है, वो केस था केवीसी, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 13 जजों की बेंच बैठी थी और उसमें ये फैसला आया कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। और इस चीज का फायदा लेते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1976 में प्रियम्बल में संवैधानिक संशोधन किया आर्टिकल 368 से, और 3 वर्ड जोड़े जो कि थे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। जोड़ने की इनकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिटली पहले से थे। एक्सप्लिसिटली अपन कह सकते हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए इन शब्दों को जोड़ा गया था, या कई मान्यता है, कई विचार हैं, तो अपन कह सकते हैं इम्प्लिसिट चीजों को एक्सप्लिसिट बनाने के लिए ये शब्द जोड़े गए। तो पहला है कि आपको ध्यान रखना है कि 1960 में माना गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 1973 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला दिया कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आपके अभी क्या आप बोलोगे कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हाँ, तो प्रियम्बल से जुड़े हमने विवाद जान लिए। प्रियम्बल क्या है? लाइबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये आई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से। सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट व्यू आए थे 1970 के रशियन रिवॉल्यूशन से। अब हमने कंट्रोवर्सीज जान ली। केशवानंद भारती केस ने क्या कहा, बेरोबारी यूनियन ने क्या कहा, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या कहा। अगले लेक्चर में हम इन सब के एलाबोरेट करेंगे। ये आज फर्स्ट लेक्चर था। अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल 1 to 4 का। थैंक यू वेरी मच। मैं अनिमेश मिश्रा, कैमरामैन विवेक तिवारी के साथ। धन्यवाद।